अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। बात हो रही थी हमारी जो है पेरेंट्स के हवाले से और अपील के हवाले से डोमेस्टिक वायलेंस की। तो अब जो एक सवाल की जो है वो हमारे फेसबुक पे भी जो नाजरीन देख रहे हैं उन्होंने किया है कि ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ये कब से शुरू हो रहे हैं और ये क्या क्या है। तो मैंने उन्हें ब्रीफली पहले भी दो प्रोग्राम में बात की है कि स्टूडेंट के हवाले से भी बहुत अब जो है वो रूल जो उसमें रख ले बहुत सारी नरमी उन्होंने कर दी है। यानी कि आप जो स्टूडेंट आए हैं 2 साल के अगर ज़्यादा गैप नहीं है तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से भी अगर आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं, अगर आल्स आपके पास नहीं है तो फिर आप यहाँ से फाउंडेशन कोर्स कर लें तो फिर भी आपको जो है वो वीज़ा मिल जाता है। ऑफ्टन दिक्कत होती है जो बाहर से लोग आते हैं उनको फ़ीस पेमेंट की, क्योंकि 28 डे के लिए आपने ये भी दिखाना है कि आपके पास यूनिवर्सिटी की भी फ़ीस है और आपके पास जो है ख़र्चा जो 9 मंथ का वो भी आपके पास मौजूद है। ऑफ्टन ये जो ये तो आपने दिखाना होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से इंस्टॉलमेंट की जो है पेमेंट कर लें अपनी फ़ीस, या इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपने आकर फाउंडेशन कोर्स करना है तो उसकी पेमेंट कर दें, फिर आप इधर चले आएंगे और यहाँ पे जब आते हैं तो आपको 20 घंटे की काम करने की इजाज़त होती है। फिर आप काम करके अपना जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है नेक्स्ट सेमेस्टर की वो आप यहाँ से ही जो है वो पैसे जो है वो काम करके दे सकते हैं। काम के हालात यहाँ पे ठीक हैं, काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरीक़ाकार है। और इसमें अब एक और जो है वो पहले यहाँ पे होता था पोस्ट स्टडी जो है वो वीज़े मिलते थे ग्रेजुएशन के बाद, तो अब वो दोबारा उन्होंने शुरू कर दिए। जो लोग समर 2021 में क्वालिफाई करेंगे उनको 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा भी मिल सकता है। अगर आपने पीएचडी की है तो आपको 3 साल का मिल सकता है। अब इस पोस्ट स्टडी में और पहले वाले पोस्ट स्टडी में फ़र्क ये है कि अब आपको जो है वो इनफैक्ट 2 साल के लिए टाइम दिया जाता है कि आप काम ढूंढ सकते हैं, तो ये नहीं कि आपने काम करना होता है। तो ये बहुत बड़ी चेंज और बहुत बड़ी आई थिंक क्या कहते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रूल्स में लेकर आए हैं। दूसरा जो स्किल्ड वर्कर थे उनके हवाले से जो है वो रूल्स चेंज किए गए हैं। अब उसमें जो है थ्रेश होल्ड जो थी इनकम की वो भी कम कर दी है, और उसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन की थ्रेश होल्ड थी वो लेवल 6 से लेवल जो है वो 3 पे चले आए हैं। और जो रेजिडेंट लेबर मार्केट की जो थी रिक्वायरमेंट वो भी ख़त्म हो गई है। एक कैपिंग होती थी कि सालाना 2000 या जो भी आदमी आ सकते हैं, तो वो कैपिंग भी ख़त्म हो गया। अब कोई कैपिंग नहीं है, जितने लोग आना क्वालिफाई कर सकते हैं वो आ सकते हैं। और एक उन्होंने जो है वो बहुत बड़ी जो है आसान काम ये कर दिया उन लोगों के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं या जो नए लोग आए हुए हैं, और जो शॉर्टेज कैटेगरी में जिनको काम मिल रहा है वो 20,000 से स्टार्ट करके 20,400 से लेकर तनख्वाह वो 25,600 की जो है वो तनख्वाह जो है ये कर दिया है। कॉल ले लेते हैं, बाद में इसके बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी वालेकुम। मैं अरशद बोल रहा हूँ जी, वॉल्थम स्टोर से। जी सलाम, की हाल है जनाब? पूछना है पेंशन के मतलब। जी मेरी पेंशन नेक्स्ट ईयर होनी है जी ड्यू, जी तो वाई मेरी होनी है आफ्टर 3 ईयर, तो इसके मतलब पूछना था कि मुझे वाइफ की पेंशन की वेट करनी पड़ेगी या? देखिए, ये मैं पहले ही बात कर रहा था। पहले ये सिचुएशन ये होती थी कि मई 2019 में से पहले ये था कि आप यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने मई 2019 से ये सिचुएशन ख़त्म कर दी है। जो मिक्स है ये सिचुएशन जहाँ पे हस्बैंड जो है वो उसकी जो पेंशन का टाइम आ चुका है और या हो चुका है, और जो वाइफ है या अदर पार्टनर है उनका जो है वो अभी जो है वो एज नहीं हुआ है, तो ये अब जो है ये इन्होंने आप यूनिवर्सल क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते, इसमें आपने पेंशन ही क्लेम करनी है। अब इसका जो मज़ीद तरीक़ाकार है वो तो मैं डिटेल आपको नहीं बता सकता। ये तो सिर्फ अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करें या दफ्तर आएँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो किस तरीके से वो ये बेनिफिट आपको देंगे। लेकिन ये अभी सिचुएशन ये है कि आप यूनिवर्सल क्रेडिट जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकें। जैसे आपका जो है वो जब 65 आप होंगे तो आपकी वो पेंशन शुरू हो जाएगी, फिर आपको पेंशन क्रेडिट मिलेगी। वो कैसे वो उसको वर्कआउट करते हैं ये जो है ये डिटेल जो है मैं आपको अगर अपॉइंटमेंट बुक करें तो मैं आपको बता सकता हूँ। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये मैंने जो पहले बात की थी पेंशन के हवाले से, ये वही सिचुएशन है। कॉल ले लेते हैं फिर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। जी मैं अरशद बोल रहा हूँ जी, नॉर्दर्न आयरलैंड से। जी
मैंने कोई EU फैमिली परमिट के बारे में मालूमात लेनी थी। जी जी मैंने कुछ साल पहले अपने भाई का अप्लाई किया था 3 दफा, तो फिर अभी अपील में है। जी जी। तो अपील डाली हुई है, कुछ फैसला नहीं आया अभी तक, यानी कि ना। अपील हेयरिंग हो चुकी है या अपील की डेट नहीं आई है? अपील की डेट नहीं आ रही पिछले 10-11 महीने से। देखिए सिचुएशन ये है कि जो अभी ये जो पेंडेमिक की वजह से, बीमारी की वजह से है ना, हर चीज़ जो है वो डिले हो चुकी है। जितने भी केसेस तकरीबन लास्ट ईयर से जो जमा हुए हैं अपीलें वगैरह, वो जी जी। अभी तक उनका जो है ना वो हेयरिंग डेट नहीं आ रही। लेकिन मैं जब भी उन्हें फोन करता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट जी रहा जी हूँ, सॉरी, जी जी जब भी उन्हें फोन करता हूँ वो कह रहे हैं कि अभी वेटिंग में। तो मुझे ये डर है कि ये अभी 31 दिसंबर में ये लाओ खत्म हो गया है। तो मैंने सिस्टर का भी केस डाला हुआ, मेरे बने ही फौत हो गए थे। जी मेरे जी पास आयरिश पासपोर्ट है, मैं नॉर्दर्न आयरलैंड में यहाँ जी जी बेलामीना में बेलफास्ट में रहता हूँ। जी जी। तो आपको जो है ना, इनफैक्ट जो आरिश लोग हैं उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये आपको अफेक्ट नहीं करते हैं बाय द वे। आपको 31 वाला जो है वो दिसंबर वाला वो आपको अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आरिश के लिए हाँ, मुझे ये है कि अगर रिफ्यूजल कर देंगे तो मैं रीअप्लाई भी नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा क्लियर करना। नहीं आई थिंक आप रीअप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है ना ये थोड़ी मुख्तलिफ है। क्योंकि अच्छा ये अच्छा या क्योंकि ये जो रूल जो ख़त्म हुए ना 31 दिसंबर से, इसमें आरिश जी। आइलैंड के लोग जो हैं वो नहीं आ रहे, आरिश लोग नहीं आ रहे हैं। ये मैं उनको साउथ में नहीं रहता, मैं नॉर्दर्न आयरलैंड में रहता हूँ, जो पार्ट ऑफ यूके। और वो तो लेकिन फिर भी आपके पास तो आरिश वो है ना जी, आपके आयरिश पास। आयरिश हाँ तो मेरे फिर बच्चे इधर हैं सब। बिल्कुल वो आयरिश हैं, एज लॉन्ग एज यू आयरिश हैं तो वो फिर आपको ये रूल्स रेगुलेशन नहीं अप्लाई करते, आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने ये जो अपील के हवाले से जो बात कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी दी है उन पे तो कोई वैसे भी असर नहीं होता। अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री पे देते थे तो उस पर ये असर नहीं होता, क्योंकि जो केस पहले से जमा हो गए वो पहले जो कानून था उसी के मुताबिक जो है वो डिसाइड होंगे। तो उससे ये हेयरिंग अच्छा नेक्स्ट अच्छा मंथ अच्छा, वो आती जो है, मार्च 31 से पहले। सही सही सही, मार्च तो में आती है, अप्रैल में आती है, कभी भी आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल वही होंगे जिस रूल पे आपने अप्लाई किया था उस डेट पे, तो वो जी, उससे कोई मेहरबानी फर्क नहीं सर। पड़ता। तो इंशाल्लाह आई दूसरा थिंक मैंने आस्ता आस्ता जो है हेयरिंग डेटें शुरू हो गई हैं। और ज़्यादातर उस तो हेयरिंग डेटें जो है स्काइप पे ही हैं, इन पर्सन दूसरा नहीं आ रहे मैंने हैं। जी जी मेरी बहन एक बेवा हुई है अगस्त में, तो मैंने 2 भाइयों का बहन का ये 23 दिसंबर को डाला था। जी जी। तो अभी तक वो, अब मुझे उनका मैसेज आया जी 60 दिन के अंदर अंदर हम जवाब देंगे। चलो सारे बस वो फाइल जमा हुए। हो गया, वो आप देखें, क्योंकि बहुत सारे केस जो है ना लोगों ने लास्ट मिनट पर दिसंबर में बहुत सारे केस गए हैं। जी बैकलॉग जी। पहले ही थी, तो अब वो दिसंबर में भी ज़्यादा केस गए हैं, तो उसकी वजह से और जो है। लेकिन ये जो केसेस थे, इन्होंने एक सेपरेट जो है वो केस वर्कर जो है डिपार्टमेंट था उनके पास जाने चाहिए थे। ये दूसरे केसों से जो है ना वो सेपरेट होना चाहिए, ये जल्दी इनका फैसला होना चाहिए। तो सही। मोस्ट लाइकली जो है ना इनका फैसला जल्दी हो जाएगा। शुक्रिया आपकी कॉल का। बड़ी मेहरबानी, बहुत जी शुक्रिया। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, नेक्स्ट कॉलर है लाइन पे। जी कौन और कहाँ से? जी, मैं ईस्ट लंदन से फ़ोन कर रहा हूँ। मेरे को प्रॉपर्टी के बारे में पूछना है। जी जी तो मैंने है ना वो किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया है, राइट? जी जी तो उसका माइंड स्टेबल नहीं है, राइट? तो मेरे को खतरा है कि उसका नाम पे प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रस्ट में या ऐसा कुछ रख सकते हैं? देखो वो तो कर सकते हैं, जब आपने किसी के नाम पे कर दिया तो फिर तो लीगल ओनर तो वो है ना। तो जी वो जी आगे आगे वो ट्रांसफ़र करना चाहें वो तो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि जैनी उनको थोड़ा सा मसला भी है, वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और कोई वो साथ मिलकर उनका जो है वो प्रॉपर्टी उनसे इनफैक्ट ट्रांसफ़र करा लें, तो फिर तो आपके लिए मसला बन जाएगा। और अब आपने ट्रांसफ़र भी कर दी है तो ये नहीं, भी वो आप मैंने गिफ्ट कर दी, काफी सालों से गिफ्ट किया है, वो प्रॉपर्टी लेके गिफ्ट कर दिया है। जी जी। लेकिन आप वो अपनी गिफ्ट वापस नहीं ले सकते हैं अनलेस ऑब्वियसली रजामंदी के साथ। अगर वो आपको वापस आपके नाम पे करना चाहते हैं तो फिर हो सकती है, नहीं, क्योंकि मेरे नाम पे नहीं करना है, मेरे को वो ट्रस्ट जैसा रखना है, क्योंकि उसके में उसका दिमाग है ना, उनका दिमाग वो हाँ लर्न तो फिर आप डिफिकल्टी जैसा उनको है। साथ ले जाएं ना, उनको साथ ले जाएं जी किसी जी, वकील के लेकिन कर पास। सकते हैं, ट्रस्ट में रख सकते हैं। जी 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 कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी सोच बूझ कितनी है। अगर जी वो समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है तो फिर तो आप कर सकते हैं। अगर उनको एक्चुअली इतनी समझ नहीं है तो फिर आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, वो गार्डियनशिप का ऑर्डर लेना पड़ेगा कि उनके बिहाफ पे जो है वो आप या आपका कोई और जो क्लोज रिलेटिव है वो इनफैक्ट जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑल डिपेंड करता है उनकी ज़हनी कफ़ियत क्या है।
अगर वो तो बात थोड़ी बहुत समझते हैं कि उनको ये अगर ये उनकी प्रॉपर्टी है, अगर उनके नाम से चली जाएगी उसका बेनिफिट नुकसान क्या है, तो फिर तो और बात है। अगर वो नहीं समझते तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, फिर आपको डेफिनेटली ये जो है कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली आई थिंक डिटेल एडवाइस जो है ना, आप किसी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। हम अगर हमारा नंबर लेना चाहते हैं तो स्टूडियो से ले लें। तो आप लंदन में बता रहे हैं, तो हमारा ईस्ट लंदन में है हम, तो वो आ जाए, मैं फिर आपको डिटेल बता सकता हूँ कि क्या तरीका कार है उसका जो है आपको प्रोटेक्ट करने में। आपके ऑफिस कहाँ है? हमारा वॉल्थम स्टोर में। वॉल्थम से? ओके ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? मैं वटफोर्ड से बोल रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछना है कि जो विल होती है, अगर बच्चों का नाम कर दो तो बाप का नाम ख़त्म हो जाता है, या वो इसका क्या प्रोसीजर है जी? देखिए नॉर्मली विल जो है ना, वो जब तक आप जिंदा हैं उस विल को आप चेंज कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। वो विल इफेक्टिव तब होगी जब आप जो भी विल बनाता है वो दुनिया से जब चले जाते हैं, तो तब वो विल जो है वो इफेक्टिव होती है। जिन जिनको आपने जो कुछ भी दिया है विल में, वो फिर उसका मालिक वो तब बनते हैं। जब तक आप जिंदा हैं वो विल आप चेंज कर सकते हैं। अगर ना चेंज करो तो वो विल वही महफूज रहेगी? और नहीं चेंज करो तो फिर वही रहेगी। विल तो आप अपनी लाइफ टाइम में जब चाहें आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो बीवी है पीछे, अगर मर्द चला जाता है दुनिया में, बीवी है, तो बीवी के पास वो मकान रहेगा, या वो विल के पास बच्चों के पास चला जाएगा? देखिए ये तो डिपेंड करता है आपने विल में क्या किस तरह की हुआ है, लेकिन नॉर्मली जो है ना, वो जब हस्बैंड फोर्थ होता है या वाइफ फोर्थ होती है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो वाइफ या हस्बैंड के पे जाती है, उन पे उनका जो है ना वो शेयर जो है बक होता है, सेपरेट होता है। तो वो उस हिसाब से नॉर्मली तो इस सिचुएशन में मेरा विल बनाना चाहिए। मेरा विल ये होती है कि दोनों में से जो भी पहले चला जाए, तो फिर जो सर्वाइवर होता है हस्बैंड या वाइफ, उन जो है ना प्रॉपर्टी उनके नाम पे चली जाए। फिर उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद जो है वो बच्चों पे जो भी आपने परसेंटेज जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन देनी है बच्चों को, फिर उस हवाले से वो विल में डाल दें कि वो इस तरीके से होगी। अगर विल नहीं होगी तो फिर वो वाइफ के पास ही जाएगी। अच्छा, मेरा बिल उसके में लिखाना पड़ेगा? हाँ वो तो लिखाना, वो तो आपको जिसके पास जाएंगे उसे पूरी बात बताएं ना कि क्या करना चाहते हैं, तो उस हवाले से जो है वो बनाए। मेरा विल जो है वो सबसे बेहतर रहती है अगर आपने मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जी शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। कौन और कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना है, मेरी दोस्त है, उसने शादी की है अपना क्या कहते हैं यूरोपियन सिटीजन से। जी जी। तो उसकी जो है ना हस्बैंड बीमार है, तो मतलब उसको अभी बहुत सख्त बीमार है, तो उसके पास नहीं है क्या कहते हैं कि इधर की वो इंडेफिनिट की क्या क्या बोलते हैं उसको, मतलब पेपर हैं, लेकिन वो उसको अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो क्या वो मतलब आगे इस लॉ के मुताबिक रह सकती है? जी जी, अगर बेसिकली जो है ना वो यूरोपियन के साथ हैं या इवन ब्रिटिश बंदे के साथ शादी आपकी वैलिड है, तो अल्लाह ना करे वो जो आपका हस्बैंड या वाइफ फोर्थ हो जाते हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली फिर इंडेफिनिट लीव मिल जाती है उनके बेसिस पे, क्योंकि डेथ जब होती है नहीं, वो पाकिस्तान से आई हुई है। नहीं, जहाँ से भी आई हुई हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अब यहाँ पे एंटर होगी एज ए वाइफ, तो फिर उनका स्टेटस एज ए वाइफ ही है। अगर अल्लाह ना करे कि उनके हस्बैंड को कुछ हो जाता है, तो फिर उनको ऑन दैट बेसिस उनको जो स्टे मिल जाती है। वो ये यहाँ का कानून है, सो उसके लिए आपको कोई उलझन नहीं होगी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन कॉल का सिलसिला शुरू हो चुका था, तो इसलिए जो है वो हमारा कुछ मैं जो बातें कर रहा था वो ये बात यूरोपियन के हवाले से भी हो रही थी। और एक और बात मैंने लास्ट वीक मैंने एक और बात भी जो बताई थी नाजरीन के लिए, और जो हमारे कॉल है, कॉल ले लेते हैं फिर इस बारे में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, फुरकान बात कर रहा हूँ मैं ग्रीनिच से। जी जी फुरकान, ये जो मैंने पूछना था 20 इयर्स प्राइवेट लाइफ जो लॉ था 276 ADE, तो इसमें कुछ कमी बेशी भी आएगी आने वाले दिनों में या महीनों में? ये 20 साल का रूल है। जी जी, वो डेफिनेटली जो है ना, इनफैक्ट अगर आपने लास्ट प्रोग्राम देखे तो मैंने इस बारे में बात की है कि जो ये न्यू रूल्स आए हैं ना,
उनमें स्किल्ड लेबर के लिए तो उन्होंने रूल लेकर आए हैं, कंपनियों के लिए इंटर कंपनी के भी रूल लेकर आए हैं, स्टूडेंट के भी लिए लेकर आए हैं, और वो जो है पोस्ट स्टडी के लिए भी लेकर आए। लेकिन जो लोअर तबके के स्किल वर्कर हैं उनके लिए कोई भी रूल जो है वो नए रूल उन्होंने नहीं बनाए हैं। तो हमारा जो लीगल फील्ड में ज़्यादातर लोगों की ओपिनियन या राय यही है कि क्योंकि ये उन्होंने इंक्लूड नहीं किया बाहर से, अब वो लोग नहीं लेकर आएंगे लोअर तबके के जो फिल करनी है गैप, क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्टेज तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना वो उनको बेसिकली एडजस्ट करेंगे। ये हमारे जो है ना ये एक्चुअली ओपिनियन है। तो ये जो 20 साल वाला जो रूल है ना, आई थिंक ये पॉसिबल है कि ये रिड्यूस हो जाए। जो लोग यहाँ से 10 साल से हैं उनको जो है ना आई थिंक फ़ायदा होगा। 10 साल से लेकर जो भी ऊपर जितने भी साल यहाँ हैं उनको जो है फ़ायदा, तो आई थिंक तकरीबन 10 साल तक ये आ जाना चाहिए। इस प्राइम मिनिस्टर ने पावर में आने से पहले भी बात की थी, बाद में भी बात की थी, लेकिन फिर ये यूरोपियन का इशू हो गया, फिर उसके हवाले से जो है वो ये बीमारी का जो इशू आ रहा है। अब ये जैसे ही हम इस जो है ना अल्लाह करम करे कि इस हालात से, यूरोपियन तो मसला ख़त्म हो गया, अब ये बीमारी का इशू है, तो अल्लाह करम करे कि ये बीमारी जो है दुनिया से उठा ले, तो फिर आई थिंक ये डेफिनेटली जो है होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी शॉर्टेज है। यहाँ पे जो वर्कर है ना लेबर वर्कर उसकी बहुत शॉर्टेज है, और डेफिनेटली इन्होंने उस नए रूल में बाहर से लोग लेकर नहीं आ रहे हैं। तो इसको एक ही तरीका है जिससे वो ये इस गैप को पूरा कर सकते हैं, तो वो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको आई थिंक जो है ना ये जो स्टेटस देंगे। अगर कोई 15-14 साल तक हो जाए तो बेहतर होगा। 10 साल से आई थिंक अगर इन्होंने जो नए रूल लेकर आएंगे ना, हमारा पर्सनल व्यू यही है कि ये 10 साल से शुरू करेंगे। जो लोग इधर 10 साल से हैं और 10 साल से ऊपर जो जितने भी लोग हैं उनको ये क्लियर करेंगे। तो और ये मैंने पूछना था, जो टेम्परेरी एडमिशन की जो बंदे साइनिंग पे थे वो 2018 में कैटेगरी खत्म हो गया टेम्परेरी एडमिशन? नहीं वो तो होती है, जो भी लोग साइन पे हैं वो तो टेम्परेरी एडमिशन पर ही है ना, सब लोगों को 2018 में खत्म नहीं हुई? नहीं खत्म कैसे हो सकता है? जो लोग साइन पे कर रहे हैं उनको तो टेम्परेरी एडमिशन दी हुई है, तो इसीलिए वो साइन पे जा रहे हैं ना। अगर उनके पास टेम्परेरी एडमिशन नहीं है तो वो फिर साइन किस हवाले से कर रहे हैं? वो टेम्परेरी एडमिशन ही होती है तो उस पर जाते हैं वो। जी थैंक यू फॉर योर कॉल। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाह साहब, ये मैं बड़ेसर से बोल रहा हूँ। मैंने कहा पता करना था। जी मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं, तो उनके 10 साल के बाद, मेरी बीवी को इंग्लिश तो नहीं आती है, क्या वो उसको इंग्लिश वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट फिर भी चाहिए होगा या बगैर उसके हो सकता है? नहीं वो 10 साल अगर जब कंप्लीट हो फिर इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं रहेगी। 10 साल का इसीलिए उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि अगर आप 18,600 तनख्वाह का जो है वो थ्रेश होल्ड पूरा नहीं कर सकते या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, फिर आपको 10 साल के रूट पे जो है वो डाल देते हैं। 10 साल के बाद फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीवी और बच्चों की हो सकती है फिर? जी बच्चों की तो वैसे ही हो जाएगी ना, बच्चे तो ऑब्वियसली वो तो अंडर 18 हो तो उनको तो हो जाएगी ना। बीवी की ज़्यादा जो 18 साल से ऊपर उनके लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट होगी ना। चलो नो प्रॉब्लम, आपका नंबर मेरे पास है तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी। जी शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन बात जो है ये जो कॉल ले लेते हैं फिर बात जारी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी मैं अली बात कर रहा हूँ एलिफेंट से। जी मुझे पूछना था, मेरी मिसेज है पाकिस्तान में और वो मेडिकल MBBS डॉक्टर हैं। मैं उनको यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि जो लॉज चेंज हुए हैं उसमें बेटर ऑप्शन को मैं स्पाउस वीज़ा पे लेकर आऊँ या कोई और जो मेडिकल डॉक्टर्स के लिए स्पेशल उस पे लेकर आऊँ। देखो काइंडली आप मुझे बेस्ट इन डिटेल बता दीजिए। देखो अगर आप 18,600 तनख्वाह कंप्लाई करते हैं तो फिर तो सबसे बेहतर है एज ए स्पाउस लेकर आएँ, क्योंकि वो आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगा आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि उसके 5 साल के बाद उनको लिए परमानेंट स्टे हो जाएगी। 1 साल के बाद वो जो है वो अप्लाई कर सकेंगे नेशनैलिटी की भी लिए। तो अगर दूसरा ऑप्शन तो ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे हैं, वो स्किल वर्कर के अंडर भी आ सकती हैं, और स्टूडेंट के हवाले से भी प्रोफेशनल अगर कोई कोर्स यहाँ पे आकर करना चाहते हैं साल का वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा। उसमें स्टूडेंट फीस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, और स्किल लेबर का जो है वो आपको कोई एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा जिसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस हो और फिर वो जॉब उन्हें मिले। तो वो भी प्रोसेस जो है फिर उसमें भी जो है पहले तो आप 5 साल का जो वो यहाँ पे करेंगे एज ए स्किल वर्कर,
तो फिर वो उनको स्टे मिलेगी ऑन देयर ओन बेसिस, उससे आपका तो कोई तलक नहीं होगा, आपकी वो डिपेंडेंट तो नहीं होंगी। लेकिन बेहतर साहब से जो है आई थिंक और इजी जो तरीक़ाकार है और सस्ता है, अगर आप 18,600 तनख्वाह का जो है वो कंप्लाई करते हैं तो एज ए स्पाउस ही लेकर आए उन्हें, वो आपके लिए सबसे बेहतर है। जी शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि ऑब्वियसली शी क्वालिफाइज इन वो स्किल जो है वो कैटेगरी में भी करती हैं, एज ऑब्वियसली पीएचडी भी वो कर सकती हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई मास्टर्स का कोर्स भी करके वो यहाँ पे आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको काफ़ी कुछ जो एज ए स्टूडेंट लाएंगे तो काफ़ी खर्चा पड़ जाता है, तो स्किल्ड वर्कर के लिए आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी और उसके लिए भी टाइम लगेगा और आपके पास कुछ स्पॉन्सर भी होना चाहिए, तो वो भी टाइम लग सकता है। तो बेहतर यही है कि अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो सबसे बेहतर यही है कि एज ए स्पाउस लेकर आए। तो इस सिचुएशन में आई थिंक बहुत सारे और भी लोग होंगे, तो आई थिंक बेहतर यही होगा कि आप एज ए स्पाउस का एप्लीकेशन जो है वो डालें, वो सबसे बेहतर रहेगा। नाजरीन ये कुछ जो एक क्लाइंट ने ये भी कहा था कि बड़े अरसे से उनकी अपीलें पेंडिंग हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी अपीलें पेंडिंग हैं क्योंकि ये जो बीमारी जो शुरू हो गई थी इसकी वजह से पहले भी डिले चल रहा था, तो अब तो बहुत सारा डिले हो गया, बहुत सारा बैकलॉग है। तो अब जो भी हेयरिंग आ रही हैं वो इनफैक्ट स्काइप पे आ रही हैं, इन पर्सन हेयरिंग बहुत कम हो रही हैं। अगर बहुत ही कोई ज़रूरी इशू हो जो इनफैक्ट जो है वो वाया वीडियो लिंक से नहीं हो सकता तो फिर जो है वो आपको हेयरिंग मिलेगी, अदरवाइज़ जो है वो हेयरिंग जो है वो इनफैक्ट बाय स्काइप आ रही हैं। वो हेयरिंग ये है कि अब शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारे जो केस पेंडिंग थे उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हेयरिंग आ रही है। इस मंथ हमारी तो तकरीबन 4 या 5 हेयरिंग जो है वो आ चुकी हैं और नेक्स्ट मंथ भी 2 ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो आई थिंक हेयरिंग का सिलसिला जो है ऑन स्काइप वो शुरू हो रहा है। तो उसमें यह है कि हमारे लिए भी आसानी है और जो क्लाइंट है उनके लिए भी आसानी है, क्योंकि क्लाइंट अपने घर पे भी बैठकर जो है वो हेयरिंग को ज्वाइन कर सकता है, हम भी अपने दफ्तर में बैठकर हेयरिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा और क्लाइंट हमारे दफ्तर आकर भी हमारे साथ जो है वो बैठकर वो हेयरिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान काम हो गया क्योंकि आपको कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, कोई वेट नहीं करना पड़ता। जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है उस टाइम पे आप जो है वो एक लिंक वो भेजेंगे आपको, उस लिंक पे आप बिज़नेस जो स्काइप होगा उसमें आपने डाउनलोड किया होगा और वो लिंक डालेंगे तो जो भी पार्टियां इन्वॉल्व हैं हेयरिंग में वो सब पार्टी जो है वो हेयरिंग में शामिल हो सकती हैं। बड़ा ये इनफैक्ट अच्छा तरीक़ाकार है। और इसमें यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दफ्तर पाकिस्तान में भी है और मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं तो मैं पाकिस्तान बैठकर भी ये जो हेयरिंग अटेंड कर सकता हूं। अब मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ रहूँगा, क्योंकि हेयरिंग ट्राइब्यूनल में आएगी तो मुझे ट्राइब्यूनल में या अदालत में जाना पड़ेगा, तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो अब नहीं है। तो ये बहुत जो है आसान काम हो गया है। एज लॉन्ग एज आपके पास जो है वो बिज़नेस स्काइप है या इंटरनेट है सबसे पहले, तो फिर आपके लिए ये जो है ये सिलसिला इनफैक्ट आपके लिए काम जो आसान हो गया। अपील ऑब्वियसली जो टाइमिंग पहले भी थी वो तकरीबन 1 साल तो लग ही जाता था, अगर आप अपील करते हैं तो 1 साल के बाद आपकी अपील आती थी। अब जो है आई थिंक वो 1 साल से भी ऊपर टाइम चला गया है। तो इसमें क्योंकि अगर आप उनको कॉल करेंगे तो वो आपको जो है वो कोई जवाब नहीं दे सकते कि कितना टाइम लगेगा आपकी अपील को आने को। तो सम टाइम ये होता है कि वो ये बता सकते, कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जी, मैं असगर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी जी मेरा सवाल ये है कि हमें जो है लीव टू रिमेन मिली है जी जी। अभी ये चौथी मेरी जानी है एक्सटेंशन के लिए, या चौथी एक्सटेंशन जानी है जी जी। तो अब ये मैंने पूछा कि ये जो B1 और ये यूके लाइफ होता है ये हमें करना पड़ेगा डेफिनेट के लिए कि और इसके वो तो आपको वो जो है ना वो इंडेफिनेट के लिए तो आपको करना पड़ेगा B1 जी। अच्छा, और दूसरा ये है कि मेरी बेटी जो है वो हमारे डिपेंडेंट है, वो अभी जाना है उसने ये सितंबर में यूनिवर्सिटी में जी जी। तो अब हमारे पास तो वीज़ा जो है वो 2.5 साल का है। अब तो उसको वो यूनिवर्सिटी में जो है उसको ग्रांट मिलेगी कि यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू वो कर सके और हमें अपने जेब से कुछ करना पड़ेगा अपनी? देखो ग्रांट तो आजकल यूनिवर्सिटी में तो किसी को भी नहीं मिल रही ना, वो तो इनफैक्ट आपने आजकल यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं
उनको भी अपनी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। आई थिंक ये लोन्स वगैरह होते हैं, बैंक्स जो है वो स्टूडेंट लोन देते हैं, तो आई थिंक वही अरेंजमेंट आपको भी करनी पड़ेगी उसका। तो वो ग्रांट तो तकरीबन शायद किसी लंदन से बाहर कोई छोटे एरिया में शायद स्टिल ग्रांटें मिल रही हैं छोटे टाउनों में, लेकिन बड़े टाउनों में कहीं भी जो है ये ग्रांट का सिस्टम जो है ये ख़त्म हो चुका है। सब स्टूडेंट जो है वो इनफैक्ट वो अपना जो है वो क्या कहते हैं अपने ही स्टूडेंट लोन का अरेंजमेंट करते हैं। देखिए आपका 10 साल का जो अरसा वो तो पूरा हो जाए तो फिर तो आपको इंडेफिनिट, अब ये सिचुएशन ये भी एक्चुअली आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि नेशनलिटी लेने के लिए भी आपको B1 चाहिए होगा। तो आप ये स्टूडेंट के हवाले से है ना, बेहतर यही है जहाँ पे वो इनफैक्ट यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, फिर उससे पहले आप जो है ना ये देख लें कि स्टूडेंट के हवाले से क्या क्या वो अवेलेबल है, क्योंकि ग्रांट तो बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि मेरे तो इल्म में नहीं है कि कोई ऐसी काउंसिल मौजूद है लंदन में जो एक्चुअली ग्रांट देती है, क्योंकि वो हार्डशिप या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में भी वो ग्रांट का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है। जी शुक्रिया आपके कॉल का। जी सवाल और, एक बच्ची है मेरी, वो जो है वो 10 साल पूरे कर रही है, यहाँ पैदा हुई थी। जी जी। और बेटा मेरा जो है वो 10 साल पूरे कर गया, उसको तो ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया। अब छोटी बच्ची जो है, बच्ची को भी मिल जाएगा। बच्ची को जो है अभी वो उसके वो 1.5 महीना रह जाएगा जब हमने चौथी एक्सटेंशन डालनी है। तो अगर वो उसकी नहीं डालें तो जब उसका टाइम पूरा हो जाए 10 साल, तो उसको वो उसका वो अप्लाई करें तो उसको क्या अफेक्ट नहीं करेगा कि ये अनलीगल हो गई है बच्ची? देखिए ये तो टेक्निकल एक इशू है। वैसे तो बेसिकली जो बच्चा इधर पैदा होता है 10 साल में, तो वो अगर वो इधर रहता है तो उससे डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। उसमें पहले तो ये नहीं था, पहले तो अगर आप इनफैक्ट बच्चा जो इधर पैदा है वो 10 साल पूरे करता है, तो अगर उसके पास स्टे नहीं भी थी तो फिर भी वो इनफैक्ट 10 साल के बाद ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकता था। तो आई थिंक ये सिचुएशन स्टिल सेम होगी। अगर उसमें कोई गैप आ जाता है तो आई थिंक स्टिल उसे जो है वो 10 साल बेसिस पे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। पहले तो ये रूल था कि वो अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं, आपके पास लीव नहीं भी थी, तो 10 साल आप गुजार देते हैं तो फिर भी जो बच्चा होता था उसको जो है वो मिल जाता था पासपोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, शुक्रिया। बस यही था, बस उसका ये सवाल था जो मेरे जहन में था, मैंने आपसे किया। शुक्रिया जी, शुक्रिया आपके कॉल का। तो नाजरीन नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। जी कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपने टीवी का आई थिंक वॉल्यूम कम करेंगे कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। जी जी मैंने जगह चेंज कर दी है। जी जी ओके, मेरा नाम रूफी है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी जी। मुझे आपसे एक बात पता करनी है कि मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी मिसेज की जो अम्मी है, ठीक है, वो बेवा है, पाकिस्तान में होती है, ठीक है। अब उनका एक ही बेटा है जो कि यूके में है, जो कि उनकी तमाम जिम्मेदारी जो लाइबिलिटी है वो उसकी जिम्मे है, राजी बात है, ठीक है। अब उनकी एक बेटी जो वो मेरे साथ है, मेरी वाइफ है वो, अच्छा पाकिस्तान में उनकी सिर्फ 2 बेटियां मैरिड है, जी जी, ठीक है। अब और उसके पाकिस्तान में उनके हस्बैंड है नहीं, तो अगर वो विजिट पे, हम उनका विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं अभी, पाकिस्तान से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो वैसे यूके आ चुकी है पहले, उनके वीजे लगे हुए 2 पहले से। जी जी। तो अगर वो यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे उनके कोई अरेंजमेंट हो सकती है किसी जी जी हो सकती है। ये मैंने पहले भी स्टार्ट से बात की थी कि वो जो लोग हैं ना, आप जो पेरेंट्स हैं, अगर यहाँ पे पहले ये रूल नहीं था, ये जो बीमारी की वजह से आप जो है ना ये कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं। जो नए रूल आए उनमें भी आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी और कैटेगरी एज ए विजिटर आए हैं तो आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं पेरेंट्स के रूट पे, तो वो आप कर सकते हैं, वो आपको मसला नहीं होगा। और बेहतर ये है कि यहाँ पे लाकर वो एप्लीकेशन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज ये होगी कि आप ह्यूमन राइट्स के जो है ना उसमें भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं रादर देन पेरेंट्स रूट पे। पेरेंट्स रूट वाला वो बड़ा महंगा है, और जो ह्यूमन राइट्स उसमें जो है आपकी फ़ीस कम होगी, ऑलमोस्ट हाफ फीस हो जाती है। तो उसमें जो है ना वो फिर अगर वो अपील पे जाता है तो उसमें ट्राइब्यूनल में जाकर बैरिस्टर के लिए ज़्यादा चांस होता है कि वो अपील सक्सेसफुल भी हो सकती है। तो लेकिन उनकी उम्र 65 से ऊपर होनी चाहिए। 65 से ऊपर उनकी उम्र है। हाँ, तो वो जो है ना अकेले रह भी नहीं सकते, उनको कोई ऑब्वियसली इशू भी है, बीमारी है, या कोई वो क्या कहते हैं कि मेमोरी लॉस वगैरह, चलने फिरने में वो दिक्कत है, तो फिजिकल कोई जो है वो भी कोई भी इनमें से एक हो तो फिर जो है वो जो है ना, क्योंकि जो बेटियां वो तो अपने घर की होती हैं तो वो काउंट नहीं करती हैं। तो इसलिए जो है अगर वो अकेले हैं
और 65 से ऊपर हैं तो फिर यहाँ पे आकर आप कैटेगरी चेंज कर लें, क्योंकि उनके वीज़े लगे हुए हैं। तो बेहतर यही है, क्योंकि अगर आपने वहाँ से पेरेंट्स वीज़ा डाला ना तो आपका वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। जब वो रिफ्यूज़ होगा तो फिर आपका विजिटर वीज़ा भी जब आप अप्लाई करेंगे तो वो भी रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि ये वहाँ जाकर दोबारा एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो फिर वो भी वीज़ा आपके लिए ख़राब हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप एज ए विजिटर वीज़ा डालें, यहाँ पे आप आकर वो कैटेगरी बदल सकते हैं और ह्यूमन राइट्स में जो है वो एप्लीकेशन डालें। और ये एक चीज बताइए मुझे प्लीज, उनका केस बेटी की बेस पे होगा फिर कि बेटे की बेस पे? देखो बेहतर तो इसमें यहाँ पे जब आ जाती हैं तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके पास आकर रहती हैं। जो नॉर्मली तो यही होता है कि जो उनको जिस पे वो डिपेंडेंट है, यानी कि जो पैसे उनको भेज रहे हैं, बेटा भेज रहा है या बेटी भेज रही है, दोनों में, या अगर दोनों भेज रहे हैं तो फिर वो दोनों में से एक भी एप्लीकेशन कर सकता है। ओके, तो इसके जो आप बता रहे ह्यूमन राइट्स वाले में ये कितना लॉन्ग प्रोसेस है इसका? ये देखो ये तकरीबन जो है ना आजकल वैसे जो एप्लीकेशन जा रहे थे वो तो बड़े जल्दी डिसाइड हो रहे थे, तो उसमें क्योंकि ज़्यादातर, क्योंकि मैंने पहले भी बात की है कि ये एप्लीकेशन ये रिफ्यूज़ ही ज़्यादातर चांसेस है रिफ्यूज़ करते हैं, इवन दो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट भी हों, रूल्स एंड रेगुलेशन भी आप कंप्लाई करते हैं। तो इस एरिए में जो है ना ये होम ऑफिस का बड़ी स्ट्रिक्ट रवैया है, तो वो रिफ्यूज़ करते हैं। फिर ऑब्वियसली अपील पे जाकर चांसेस बनते हैं और वो फिर तकरीबन ये साल का प्रोसेस चल जाएगा जब तक वो यहाँ हैं। जैसे आपने अगर एप्लीकेशन डाल दिया, जब वो लीगल इधर विजिटर हैं तो उसी टाइम में आपने एप्लीकेशन डाल दिया, जो पीरियड वो यहाँ रहेंगी वो तो फिर लीगल होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक वो फैसला नहीं। अगर नहीं, जैसे वो इससे कह रहा हूँ कि अगर वो, क्योंकि वो मरीज है, हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, तो उसके लिहाज से पूछ रहा हूँ मैं कि अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोई मसला हो गया, इस बीच में कोई बीमारी हो गई, तो फिर आपको एप्लीकेशन वापस लेना पड़ेगा। वो आपको उनको कहना पड़ेगा कि पासपोर्ट वापस करें, तो वो जाना चाहती हैं, फिर वो एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपके ऑफिस का नंबर ले लिया उनसे, रिसेप्शन से, ठीक है? और मुझे आपकी डिटेल मिल गई इंशाल्लाह। फिर मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? मोहम्मद आजम। मुझे आपने नंबर लिखाया 0208, कौन सा नंबर है? मैं अपना नंबर। अच्छा, वो पता है क्या, वो नंबर आप स्टूडियो में जो आप कॉल दोबारा करें वो आपको मेरा दफ्तर का नंबर और एड्रेस दे देंगे। जी जी, शुक्रिया। मैं वो नंबर जो है ना मैंने फेसबुक पे जो है ना वो दिया था, क्योंकि लाइव इकरा टीवी पे जो है वो नंबर हम नहीं दे सकते, आप स्टूडियो में कॉल करें वो आपको नंबर दे देंगे। जी शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन, ये बात मैंने जो स्टार्ट पे की थी कि पेरेंट्स की, वही सवाल अभी जो है वो एक कॉलर ने मैनचेस्टर से किया है, तो वो जानना चाहते थे कि वहाँ जो है वो एज ए विजिटर बुलाकर यहाँ से एप्लीकेशन जो है कैटेगरी बदली जा सकती है या नहीं। अब आपको जो है ना ये कैटेगरी जो है ना आप बदल सकते हैं। अगर आप एज ए विजिटर आते हैं तो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट भी जो है वो कैटेगरी बदल सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं नए रूल के मुताबिक आप कैटेगरी स्विच कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, पहले आपको वापस जाना पड़ता था और वहाँ से फिर एप्लीकेशन करना था। अगर फॉर एग्जांपल एज ए विजिटर आप आए हैं या स्टूडेंट आए हैं, आपने शादी कर ली है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ से एप्लीकेशन आप कर सकेंगे, आपको उसके लिए भी वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे यानी कि बहुत बड़ी चेंजेस है। पहले तो ये बड़ा सख्त रूल होता था, बड़ा जो है कि आपको वापस जाएं, आप जो क्यू जंपिंग कर रहे हैं तो आप जाकर वहाँ पे जो है एप्लीकेशन डालें, राइट एप्लीकेशन, तो फिर दोबारा एंटर हो। तो अब ये जो नए रूल्स के मुताबिक है ये जो है रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो जी नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं मिसेस मलिक बोल रही हूँ लंदन से। जी जी। मेरा सवाल यह है कि मेरी बेटी ने अपने स्पोज वीज़े के लिए अप्लाई किया था अबाउट इन दिसंबर 2019 में। अच्छा। तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ईमेल भी किया, फ़ोन कॉल्स भी की, लेकिन नथिंग। ये तो बहुत ज़्यादा अरसा हो गया ना, क्योंकि दिसंबर 2019 ये तो साल से भी ऊपर हो गया। और जी। खुद किया था या किसी वकील? खुद किया था जी, खुद किया था। ठीक है, ये मसला होता है जब आप खुद करते हैं तो उसमें शायद कोई आपने कोई गलती अगर कर दी है तो ईमेल जो एड्रेस दिया था वो सही दिया था, क्योंकि समटाइम अगर जी उन्होंने जब रिसीव किया तो उन्होंने ईमेल की थी वापस। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट मिला था कि वो आपको मिल गया है, तो वो उस ईमेल पे जो है आपने दोबारा ईमेल की है कि की है तो कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। और ये उसके अलावा जो है कोई पेपर भी ज़्यादा नहीं और मजीद पेपर नहीं मांगे उन्होंने? नथिंग, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल।
तो पेपर वर्क सारा सही था, वो सारा सही था, सारी रिक्वायरमेंट पूरी थी, पूरी थी। तो आई थिंक बेहतर यही है कि आप किसी वकील के पास जाएं, वो उनको थोड़ा सा जो है ना वो एक वार्निंग लेटर भेजे कि ये जो रिक्वायरमेंट पीरियड जो 6 माह का या 3 माह का उससे तो वेल ऊपर चला गया, ये साल से भी ऊपर हो गया, और आप ना तो कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और ना ही हमें प्रोग्रेस बता रहे हैं कि इसकी डिले क्यों हो रही है। अगर ये मज़ीद डिले होगा तो हम इसको जो है वो लीगली चैलेंज कर देंगे, तो फिर चांसेस हैं कि वो आपको जो है ना वो रिस्पॉन्ड करें। जी शुक्रिया आपको। अदरवाइज आई थिंक जैसे जा रहा ना सिचुएशन, अगर ऐसे रही तो मोस्ट लाइकली आपको बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओके थैंक यू, शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन ये जो सिचुएशन है ये भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि कुछ लोग जो इनफैक्ट बाहर से जिन्होंने एप्लीकेशन किए हुए हैं उनका भी वो साल से ऊपर जो है वो टाइम चला गया, क्योंकि ये रिसेंटली जो है ये एप्लीकेशन बड़े जल्दी से जो है वो उनका फ़ैसला कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा अरसा हो गया तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई एप्लीकेशन में जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है, या तो उन्होंने एप्लीकेशन जो प्रोसेस ड्यू प्रोसेस है उसमें डाला ही नहीं है, या डाला है और उसके बाद उन्होंने कोई जो है नेक्स्ट जो स्टेप था वो नहीं किया है। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं इनफैक्ट जो साल से भी ऊपर हो गए, जो अपील जो हम जीत गए हैं उनका साल से भी ऊपर हो गया कि अभी तक उन्होंने जो फैमिली जो जिनके वीज़े लग चुके हैं उनको उन्होंने बुलाया ही नहीं है। तो ये भी ऐसी भी सिचुएशन है कुछ लोगों की। अगर वो भी सिचुएशन है तो फिर आपको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है उसको चेस, क्योंकि नॉर्मली जो वकील होता है, बैरिस्टर जो आप करेंगे या वकील, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हेयरिंग तक होती है, उसके पास उसके साथ आपका जो भी डील होती है वो हेयरिंग तक होती है। वो जब हेयरिंग हो जाती है, जीत जाएं या आप हार जाएं, तो उसके बाद वो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आप जीत जाते हैं तो उसके बाद वो होम ऑफिस वाले जो हैं या एंटी क्लियरेंस ऑफिसर उनको आपको पासपोर्ट के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई ईमेल नहीं भेज रहे हैं, तो फिर वो बैरिस्टर या वकील जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फिर आपको दोबारा जो है उस वकील से या किसी और वकील के पास जाएं। अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो वो डेफिनेटली ये होता है कि जो होम ऑफिस होता है ना, जो मैनेजर होता है, उसका काम होता है कि जिससे जो भी ब्रिटिश हाई कमीशन से वो केस आया वहाँ पे इन्फॉर्म करे कि ये अपील जो है हो चुकी है और उन लोगों को बुलाएं। अगर वो नहीं बुला रहे हैं इसका मतलब है कि मैनेजर ने इन्फॉर्म नहीं किया, और ज़्यादातर 3-4 हफ्ते के बाद वो फाइल बंद हो जाती है, वो आर्काइव में चली जाती है, और वहाँ पे अगर चली जाए तो फिर उनको वो भूल जाते हैं कि ये केस क्या हुआ। जब तक आप उनको उनको फिर आपको चेस करना पड़ेगा, वो फाइल वापस लेकर आनी पड़ेगी, और फिर वो चेक किया जाएगा कि क्या उसमें जो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करनी थी उन्होंने की है या नहीं की है। तो ये अगर सिचुएशन है तो फिर आपको डेफिनेटली वकील के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नंबर्स नहीं है जिस पे आप कॉल कर सकें या उनको ये कंप्लेन कर सकें, कोई ईमेल भी नहीं है। तो जी नाज़रीन, जो है हमारा टाइम जो है ये ख़त्म होने को आ रहा है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को 6 से लेकर 7 बजे। अपने दोस्तों का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।